सो हेलो गाइस, तो हमारी इस सीरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। देखो, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने। तो आंसर होगा हीरालाल सामरिया। तो हीरालाल सामरिया का नाम याद रखना है। ये हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। किनका स्थान लिया पूछोगे तो यशवर्धन कुमार सिन्हा का। और अगर आपसे पूछे कभी कि देश के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे थे तो वजाहत हबीबुल्ला रहे थे 2005 से 2010 तक। और अब याद रखना है, हीरालाल सामरिया इनको केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। इनके अलावा दो सूचना आयुक्त भी बने हैं जिनके नाम है श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। फिर बताओ, 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर होगा बांग्लादेश। हम बात कर रहे हैं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की, जो कि 2025 में होंगे। ये इसका 24वां संस्करण होगा और कहां पे होगा, बांग्लादेश में होगा। अभी इसका 23वां संस्करण 2023 में हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में। फिर बताओ, अभी भारत ने किस देश को हरा करके महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 को जीता। तो आंसर होगा जापान। तो याद रखना, अभी भारत ने जापान को हरा करके महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीत लिया है और भारत ने ये खिताब दूसरी बार जीता है। तो भारत पहले स्थान पे रहा, दूसरे पे जापान रहा और तीसरे पे चाइना रहा। इसका फाइनल कहां पे हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था, ये पूछेंगे तो ये रांची के, झारखंड के रांची के मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ था। ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथे और अंतिम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का नाम क्या है। तो आंसर होगा INS सूरत। और इसको किसने बनाया है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने बनाया है। देखो, प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 विध्वंसक जहाज डेस्ट्रॉयर शिप बनाए गए थे। चारों में आपको बता दूं, पहला था INS विशाखापत्तनम, दूसरा था INS मोरमुगांव, तीसरा था INS इम्फाल और ये चौथा है INS सूरत। याद रखना ये। फिर बताओ कि अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें क्या होता है, गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। ये शुरू हुआ था कोरोना के समय 30 जून 2020 को और ये भी दिसंबर में 2023 को पूरा हो गया था, लेकिन फिर से इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये याद रखना बस। फिर आपसे पूछ रहे हैं, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अभी 11वें सुल्तान जौहर कप में कौन सा पदक जीता। तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल जीता। देखो, बात करते हैं अगर सुल्तान जौहर कप की, 2023 में इसका ये 11वां संस्करण हुआ। कहां पे, मलेशिया में। और इसमें हमारी जो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम है उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। किसे हराया हमने, पाकिस्तान को हराया। अच्छा, हमने ब्रोंज जीता तो गोल्ड और सिल्वर किसने जीता, यानी कि पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे जर्मनी है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे भारत रहा। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने। तो आंसर होगा एंजेलो मैथ्यूज। और ये कहां के खिलाड़ी हैं, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और याद रखना, ये टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब टाइम आउट मतलब क्या होता है, अगर ये समझना चाहो तो मैच चल रहा है, वहां पे एक खिलाड़ी है हमारा, वो आउट हो गया। अब उसके बाद हमारा नंबर है, हमें जाना है क्रिकेट खेलने के लिए। अब नियम ये कहता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर, उसके आउट होने के 3 मिनट के अंदर अंदर हमें क्रीज पे पहुंचना होता है। लेकिन अगर 3 मिनट के बाद में जाता हूं तो फिर मुझे टाइम आउट घोषित कर दिया जाएगा। वैसे इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें ये समय 3 मिनट से घटा करके 2 मिनट कर दिया गया था। और इस तरह से आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई खिलाड़ी टाइम आउट हुआ। इससे पहले आपको याद हो तो 2022 के IPL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे, रविचंद्रन अश्विन बने थे। वो भी मैंने आपको बताया था। फिर बताओ, अभी बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कौन देता है ये सम्मान, तो हिंदू बिजनेस लाइन संस्था के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये वैसे अलग अलग 6 श्रेणियों में दिए गए, 6 कैटेगरी में। इस बार 5वां संस्करण था इसका। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे RBI को मिला बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का, अमूल को मिला आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का, प्रधानमंत्री जनधन योजना को फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन वित्तीय परिवर्तन का, और बाकी और भी आप देख सकते हो। वैसे RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा। तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। यहां हम बात कर रहे हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की। इस बार ये इसका 15वां संस्करण है। कहां पे हुआ, साउथ कोरिया में हुआ। इसमें भारत ने बात करें तो 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल जीते, यानी कि टोटल 55 मेडल जीते।
और मेडल टैली में भारत दूसरे स्थान पे रहा, पहले स्थान पे चाइना रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और अभी टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर इनका फोटो भी छापा था। ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बन गई है। और अभी आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा, ये 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है, लगातार 4थी बार। टोटल तो 5वीं बार, लेकिन लगातार 4थी बार। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत में कौन है जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले हैं? उनका नाम बताओ, किस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। और कैंसर से याद आएगा, एक वर्ल्ड कैंसर डे भी हम मनाते हैं, वो 4 फरवरी को होता है, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। ये भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा आर वैशाली। और आप कह सकते हो इस प्रकार, आर वैशाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने फिडे वुमेन ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और इनके अलावा पुरुष प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी हैं विदित गुजराती, वो विजेता रहे हैं। सिंपल सा बस नाम ध्यान रखना, इतना ज्यादा वैसे खास है नहीं ये प्रश्न, फिर भी मैंने कहा एक बार आपको बता दिया जाए। अगला प्रश्न देखो, अगला इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है अभी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 की शुरुआती फिल्म कौन सी रही? तो आंसर होगा कैचिंग डस्ट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अभी जो 2023 में हुआ था, नवंबर के लास्ट में, 54वां संस्करण था। ये याद रखना कहाँ पे होता है, गोवा में हुआ था। और इसका आयोजन करता कौन सा मंत्रालय है? सूचना व प्रसारण मंत्रालय है। और इसमें जो ओपनिंग फिल्म थी वो थी एक ब्रिटिश फिल्म जिसका नाम है कैचिंग डस्ट। और एंडिंग जो फिल्म थी, समापन जो फिल्म थी, वो एक अमेरिकी फिल्म थी जिसका नाम है द फेदरवेट। और ये भी याद रखना, इस साल इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? एक हॉलीवुड स्टार है माइकल डगलस उनको। और माइकल डगलस का नाम ऐसे भी याद होगा कि 2023 में 76 नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए पाल्मे दी और पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95 नंबर का सदस्य बना? तो आंसर होगा चिली। चिली की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के देखो, ये एक साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है। कैपिटल इसकी सेंटियागो होती है, करेंसी है चिलियन पेसो। प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। आटाकामा का मरुस्थल बड़ा एग्जाम में आता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये आपको चिली देश में ही मिलेगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा केरल। तो यहां हम बात कर रहे हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 की, जिसको जारी करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे है, तो छोटे राज्यों में गोवा है, तो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा। ये याद रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मिस्र से भी पुराने पिरामिड अभी कहां पे खोजे गए थे? तो इंडोनेशिया में खोजे गए थे। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहराई पे ये बने हुए हैं और इसे पुंडेक बेरुंडक के नाम से जाना जाता है। और कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि ये 16,000 साल से भी अधिक पुराने हैं, तो ये आप ध्यान रखना। इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करोगे तो जकार्ता है। नवीनतम इसकी कैपिटल है नुसंतारा, जो कहां पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अच्छा, जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है, यह आप बताओ मुझे। हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो रेडियोग्राफी क्या होता है? इसकी मदद से जो डॉक्टर लोग होते हैं वो एक्सरे तकनीक से शरीर की बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। तो सिंपल सा ये दिवस याद रखना, इसकी थीम है रोगी सुरक्षा का जश्न है। पहली बार इस दिन को 2012 में मनाया गया था। और रेडियो से भी एक दिवस आपको कहीं ना कहीं याद आ ही रहा होगा, एक वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है, 13 फरवरी को मनाते हैं। वैसे 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, अभी भारत के महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, महासर्वेक्षक क्या है ये? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होता है ये, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। बाकी देखो इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑप्शंस भी, जैसे कि रघु श्रीनिवासन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड बने, के.एन. शांत कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, और रजनीश कुमार जो कि पहले एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी ये मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं। अगला प्रश्न है,
अभी किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रॉफी का संबंध किससे, पहले तो ये पता होना चाहिए किस खेल से इसका संबंध है। तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। इस बार इसका 16वां संस्करण हुआ जिसको पंजाब ने जीता। किसको हराया था? बड़ौदा टीम को हराया था। और पंजाब ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। और इसका फाइनल कहां पे खेला गया? पंजाब के मोहाली के PCA स्टेडियम में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। बाकी अगला प्रश्न है कि अभी दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। मतलब ये इसका दूसरा संस्करण था वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का। नीदरलैंड की कैपिटल हैग में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने। इसका आयोजन किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये इसका दूसरा संस्करण है, तो पहला कहां पे हुआ था? 2021 में हुआ था। उसका आयोजन कहीं भी नहीं हुआ था, एक्चुअली वो वर्चुअली हुआ था, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा था। सब अपनी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठ गए और ये वर्चुअली आयोजित हुआ था। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है फिर? अभी जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बिहार। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी बिहार में जातिगत आधारित जनगणना रिपोर्ट भी जारी की गई थी और ऐसा करने वाला भी ये पहला राज्य बना था। वन लाइनर प्रश्न है, सीधा सा याद रखना। अब अगला प्रश्न देखो, CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने? प्रवीण मधुकर बन गए। वैसे CBI डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद है। दोनों का नाम प्रवीण है, कंफ्यूज मत हो जाना। CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना होती है 1963 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। बाकी ऑप्शन आप जानते ही होंगे। अमोल मजूमदार अभी वुमेन्स क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने थे। सारंग देव की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने TB सलाहकार समूह में शामिल किया था। और राकेश पाल ये भारतीय तटरक्षक बल के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। अगला प्रश्न क्या है? अभी किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं नाम से एक अभियान शुरू किया था? तो आवास व शहरी कार्य मंत्रालय। मतलब इस अभियान का उद्देश्य क्या था? मोटा मोटा आपको बताऊं तो वाटर ट्रीटमेंट के बारे में महिलाओं को जानकारी प्रदान करना और वाटर मैनेजमेंट के लिए महिलाओं को जागरूक करना। और वैसे आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे, अभी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे थी? तो आंसर होगा पेकिंग यूनिवर्सिटी, और ये चाइना की है। इसमें दूसरे पे हांगकांग थी, हांगकांग यूनिवर्सिटी, और तीसरे पे सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी थी। और इस लिस्ट में वैसे 148 भारतीय यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया और टॉप 100 में मात्र 7 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें भी IIT बॉम्बे सबसे ऊपर है और इस लिस्ट में IIT बॉम्बे 40वें स्थान पे था और फिर उसके बाद IIT दिल्ली रहा 46 पे। तो दो ध्यान रख लो बस, वर्ल्ड में टॉप पर देखोगे तो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी और भारत में टॉप पर देखोगे तो IIT बॉम्बे। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए CEO बने वेंकट नागेश्वर चसलानी। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 आपने मनाया कब? 10 नवंबर को। एक राष्ट्र विज्ञान दिवस भी होता है, नेशनल साइंस डे, वो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, वो ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न क्या है, नेशनल लीगल सर्विस डे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये हमने 9 नवंबर को मनाया। और इस बार मैं आपको बता दूं 9 नवंबर को वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, विश्व उपयोगिता दिवस भी मनाया था, जो कि नवंबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और ये थीम थी सहयोग और सहयोग, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। फिर अगला प्रश्न क्या है, और ये आया ना जबरदस्त प्रश्न, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छपेगा ये कि 37वें नंबर के नेशनल गेम्स में पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा। चलो थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स 2023 की, 37वें नंबर का एडिशन था। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। गोवा में पहली बार हुआ ये। मैस्कॉट क्या था? शुभंकर मोगा था। टॉप पे आपने कहा महाराष्ट्र है। मेडल की बात करें तो 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज, यानी कि 228 मेडल जीते इन्होंने। पहली बार किसी ने 200 के ऊपर मेडल जीते इसमें। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखना, जो राष्ट्रीय खेलों में टॉप पे होता है ना, उसे एक ट्रॉफी दी जाती है। उस ट्रॉफी को क्या कहते हैं? राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी। तो अब याद रखना, कभी ट्रॉफी का नाम न्यूज में आए आपके कहीं एग्जाम में आए तो ध्यान रखना कहाँ पे और कब दी जाती है। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा, दूसरे पे सर्विसेज है और तीसरे पे हरियाणा रहा। और इस बार अगर आपसे पूछे कि इस बार के नेशनल गेम्स में कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया था, वैसे अब ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जा सकता है, एक तो ये मैंने आपको बताया इतना, ये पूछेंगे, या ये पूछेंगे कि अभी जो 2024 में नेशनल गेम्स है वो कहाँ पे होंगे। तो याद रखना वो उत्तराखंड में होंगे। ये देखो हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें क्या कर रहा हूँ, वैसे आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट भी मुझे लगते हैं ना, तो उन पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर बताता हूँ, मैंने कहा इतना ही वन लाइनर ध्यान रख लेना और कोई ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है अरे भाई ये तो खतरनाक है, ये छपने वाला प्रश्न है, तो वहाँ मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट जो जानने वाली बातें वो आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ। तो इसीलिए ये क्लास आपको पसंद भी आती है, क्योंकि इसमें एक एक समय आपका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपके समय का पूरा सदुपयोग होता है यहाँ पे। बस एक रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि वीडियो को सपोर्ट जरूर करा करें आप लोग, ताकि इसको कंटिन्यू रखने में हमें भी मजा आए, हम भी उत्साहित होकर के, मैं भी उत्साहित होकर के वीडियो को, कंटेंट को तैयार करूं, मेहनत करूं। और जब किसी काम को खुश होकर के किया जाता है ना, तो उस काम में काम नजर आता है। तो बस वीडियो को आप लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में या स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। इतना सा काम आप कर दो, बाकी सारा काम मेरा है। पूरा दिन लगाता हूं मैं आपके लिए, मेहनत करता हूं, वीडियो को तैयार करता हूं, तो मेरे पूरे दिन भर की मेहनत बराबर आपके 2 मिनट, वो 2 मिनट ले रहा हूं मैं आपके। उस 2 मिनट में वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस। फिर आपके बल्ले बल्ले मैंने करी है। जैसे कि अगला प्रश्न देखो, क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पूछ रहा है किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। पूछे कहां पे किया गया, तो उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। ये सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय इसका नाम है। रेंज है 300 से 500 किलोमीटर की। निर्माण किया डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न क्या है? अभी कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान, एआई सॉल्यूशन का नाम क्या है? तो कृषि 24x7। तो याद रखना ये भारत का पहला एआई सॉल्यूशन है जो कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। नाम है कृषि 24x7। किसने बनाया इसे? कृषि व किसान कल्याण विभाग ने। मतलब ये एआई क्या करने वाला है? ये एग्रीकल्चर से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट न्यूज किसानों को देगा, जैसे कि इस भूमि के लिए कौन सी फसल उगानी सही रहेगी, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या फायदा है, ये सब कुछ बताएगा। किसानों के लिए कृषि की मॉनिटरिंग भी ये कर सकता है, तो नाम याद रखना। तो गाइज ये थी आज की आपकी रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो खत्म हो चुका है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।